दोस्तों, आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। जिन्होंने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि शुक्ल जी के इस निबंध को पढ़ने और समझने की सुविधा के लिए मैंने इसे कई भागों में विभाजित किया है। इसके पहले भाग में हम निबंध का पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वह देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो हम दूसरा भाग लेकर आए हैं उसमें निबंध के दूसरे टॉपिक सभ्यता के आवरण और कविता को पढ़ने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार और जटिल होते गए त्यों-त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध घृणा लोभ अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न भिन्न धारणा करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र ना मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय ना तो वह कागज का टुकड़ा है और ना उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर हैं। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए ना कर रहे हो
कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। यह हुआ प्राकृत रूप पर प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा, नहीं कबेरिति व्रत मात्र निर्वाहिणात्म पद लाभा। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी ना होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा ना हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का भी हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है।